अगला सवाल है एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर, जिसमें पूछा है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज कंटेम्पररी ऑफ विच चोला किंग। किस चोला राजा के कंटेम्पररी थे महमूद ऑफ गजनी। कंटेम्पररी मतलब जिस टाइम पे वो चोला राजा राज कर रहे थे उस टाइम पे महमूद गजनी भी राज कर रहे थे या थे, दोनों एक साथ थे एक ही टाइम पर। तो वो कौन सा राजा था? तो एक बार ये देख लेते हैं महमूद ऑफ गजनी के बारे में। महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी जिन्होंने स्टार्ट की थी गजनविड सल्तनत, गजनविड सल्तनत या एम्पायर। महमूद ऑफ गजनी का जन्म हुआ था 976 AD 971 AD में और इनकी मौत हुई थी 3010 AD में 1030 AD में जाकर। इन्होंने गजनविड सल्तनत की स्थापना की और राजा बने 998 AD में और थे राजा 3010 AD तक, जब तक वो मरे नहीं तब तक वो राजा थे। इनका जो सल्तनत थी, जो डायनेस्टी थी, वो ईरान से लेकर पंजाब तक थी। बहुत बड़ा एरिया कवर करते थे ये इनकी डायनेस्टी। और करीबन 17-18 बार अगले ने इंडिया पर हमला किया, इन्वेड किया। जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात का, उसको तोड़ा भी था, बहुत से मंदिर तोड़े, बहुत सारा सामान लूटा और बहुत बार लूटा। तो ये थे इस टाइम पर। तो अब ये देख लेते हैं कि इनमें से, इन चोला राजाओं में से कौन से चोला राजा थे जो कंटेम्पररी हो सकते हैं। राजा राजा वन चोला राजा थे जो पैदा हुए थे 947 में और मरे थे 1014 में जाकर। 10वीं शताब्दी में पहले हुए, 11वीं शताब्दी में मर गए। तो कंटेम्पररी हो सकते हैं क्योंकि 1014 है, 1044 में ये थे। लेकिन 1044 में जाके इनकी मृत्यु हो गई थी। ये देख लेते हैं। दूसरे जो राजा थे वो थे राजेंद्र वन। राजा वन की मृत्यु के बाद जब हो गई थी 1014 में, तो राजेंद्र वन को राजा बनाया गया 1014 से 1044 तक, 1014 से 1044 तक। तो ये भी कंटेम्पररी है इसके। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। और देखते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं राजेंद्र वन के। तो राजेंद्र वन पैदा हुए थे 971 में और मरे थे 1044 में जाकर। मतलब राजेंद्र वन और महमूद ऑफ गजनी एक ही साल में पैदा हुए थे 971 में जाके, 10वीं शताब्दी में। मतलब कंटेम्पररी हो सकते, यही हो सकते हैं क्योंकि वो पैदा हुए थे, राजा वन पैदा हुए थे 947 में। तो आधी जिंदगी जब खत्म हो चुकी थी तब ये पैदा हुए थे ये महमूद ऑफ गजनी। लेकिन राजेंद्र वन और महमूद ऑफ गजनी सेम ईयर में पैदा हुए थे, तो दोनों कंटेम्पररी हैं। अगर दूसरे का देखें तो राजाधिराज को राजा बनाया गया था जब राजेंद्र वन मर गए थे, तब ये इनकी मौत हुई 1044 में। तो राजाजी राजा को राजा बनाया गया 1044 से 1052 तक और ये पैदा हुए थे 994 में जाकर। सॉरी, माफ कीजिएगा, 994 में जाकर, और इनकी मृत्यु हुई थी 1052 में। और इनकी मृत्यु के बाद जो उनके भाई थे राजेंद्र वन नीचे था, राजेंद्र 2 जब पैदा हुए तो उनको राजा बनाया गया 1052 से 1064 तक। और ये पैदा हुए थे, राजेंद्र 2 पैदा हुए थे 997 में। 10वीं शताब्दी जब खत्म होने आ गई थी, 11वीं शताब्दी स्टार्ट होने जब हुई थी तब ये पैदा हुए थे। तो इन चारों में से राजा का 947 से 1014, राजेंद्र 2 997 से 1064, राजा को 994 से 1052 तक थे और राजेंद्र वन 971 1044 तक थे और महमूद ऑफ गजनी 971 1030 तक थे। ये इनका
लाइफ टाइम था और ये है इनका लाइफ टाइम। तो जो कंटेम्प्रेरी लग रहे हैं वो है राजा राजेंद्र वन। राजेंद्र वन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस राजा थे चोला के, जब से केपेबल राजा, जिन्होंने अपने जो चोला डायनेस्टी थी वो बहुत मतलब जो वास्ट कंडीशन में गई थी वो इसी के टाइम पर गई थी। और इन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई गनगईकोंडा चोलापुरम, जो राजा, ये राजधानी का नाम था चोला की। जब ये राजा बने उसके बाद ये राजधानी बनाई गई थी। नाम याद करने में बहुत लंबा है लेकिन इजी बहुत है। गंगईकोंडा चोलापुरम, चोला राजा था और गंगईकोंडा, बस इतना याद रखिए। तो ये राजधानी इन्होंने बनाई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है करंट से लेकर, करंट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि अप्रैल 22 लिखा हुआ दिखा है, अप्रैल 2022 दिख गया मतलब करंट है। क्या पूछा है? विच स्कीम वो सेलेक्टेड फॉर पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी स्कीम पीएम एक्सीलेंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनी गई थी 2022 अप्रैल में? याद रखिए अप्रैल 2022 लिखा है। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री वाली, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो स्कीम चुनी गई थी वो 2 बार चुनी गई है। एक बार अप्रैल 2022 में और एक दिसंबर में। अप्रैल में चुना था उड़ान स्कीम को और दिसंबर में चुना स्वस्थ भारत और स्वच्छ जल की स्कीम को। स्वच्छ जल है किसके अंदर? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। ये पार्ट था हर घर योजना का, हर घर जल योजना का योजना, जिसके अंदर कहा गया है कि 2024 तक हर घर के अंदर पाइप्ड वाटर दिए जाएंगे, पाइपों से वाटर दिए जाएंगे, वाटर कनेक्शन किया जाएगा। अभी के लिए बहुत से जगहों पर कुओं से पानी, नलकों से पानी लिए जा रहे हैं, दूर दराज के एरिया से पानी लेकर आया जाता है, लेकिन 2024 तक भारत का कहना है कि हर घर जल योजना के अंदर 2024 तक हर घर को पाइपों से पानी दिया जाएगा उनके घर पर। तो इस 2022 के दिसंबर में इन 2 स्कीमों को चुना गया था और अप्रैल 2022 में उड़ान स्कीम को चुना गया था। उड़ान स्कीम मतलब उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम थी नागरिक, जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2016 के अंदर। इसके अंदर था कि एक तो कम पैसों के अंदर टिकट मिलेगी, छोटे शहर जहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, छोटे एयरपोर्ट्स हैं, स्ट्रिप्स हैं एयरपोर्ट्स की, लेकिन सर्विस में नहीं है, यूज़ में नहीं आ रही है, उनको रिपेयर करके यूज़ में लाया जाएगा, जिससे छोटे शहर भी फ्लाइट से जुड़ सकते हैं और उन शहरों के जो लोग हैं उनको सस्ती टिकट दी जाएगी। सस्ती टिकट 1 घंटे के सफ़र के लिए 2500 रुपये से ज़्यादा की टिकट नहीं हो सकती। 50% सीट्स के लिए, किसी भी फ्लाइट की 50% सीट्स के लिए 1 घंटे का सफ़र है तो 2500 से ज़्यादा सीट नहीं होगी और उनका पैसा भारत सरकार देगी। जो बाकी है ना, बाकी पैसा होगा वो भारत सरकार देगी, फंड देगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग से फंड करेगी सरकार जो बाकी का पैसा होगा उस फ्लाइट को। तो इसके बहुत सारे वर्जन लॉन्च हुए हैं उड़ान के। पहला उड़ान 1 हुआ था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब 4.1 चल रहा है उड़ान स्कीम का। तो अप्रैल 2022 में उड़ान स्कीम को अवार्ड दिया गया। स्माइल स्कीम कौन सी है? स्माइल हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज, जिसके अंदर बैगिंग को रोकना है, भीख जो मांगी जाती है उनको रोकने के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा इस स्कीम से। तो वो स्माइल स्कीम थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की थी, जिसके अंदर महिलाओं को मोबाइल की जो सेक्स रेशियो हो उसको बढ़ाना होगा, उनका जो लिटरेसी रेट है उन पे बढ़ाने पे ध्यान दिया जाएगा। उड़ान देख लिया है। मेक इन इंडिया के अंदर जो 2015 में लॉन्च हुई थी मेक इन इंडिया, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर को इंडिया में मजबूत करना होगा। आप बहुत से प्रोडक्ट्स देखते होंगे, अब वो मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया लिखा आता है, उसमें मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाने के लिए है कि आप हमारे देश में आइए और बनाइए, ठीक है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम चलाई गई थी। ये था करंट का सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट से लेकर। अगर आपको भारत की ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट थोड़ा भी पता है तो ये सवाल बहुत ईजी है। अगर आप सवाल देखें तो लिखा है कि सुंदरबन डेल्टा किस एनिमल या जानवर का घर है। सुंदरबन डेल्टा कौन से जानवर के लिए मशहूर है इन चारों में से? अगर आप जानते हैं कौन सा जानवर है तो आंसर क्लियर है, अगर नहीं जानते हैं तो हाँ अभी क्लियर कर ही देते हैं। जैसे अगर एक एक करके देखें तो एशियाटिक चीता की बात करें तो एशियाटिक चीता तो इंडिया में है ही नहीं। एशियाटिक चीता इंडिया में है ही नहीं। इंडिया में एशियाटिक चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे। उनको राजा महाराजाओं ने मार मार के खत्म कर दिया। तो चीता तो एशियाटिक चीता इंडिया में है ही नहीं। हाँ, इंडिया के अंदर अफ्रीकन चीता जरूर है। अफ्रीकन चीता जो अफ्रीका से हमने मंगाए हैं, अफ्रीकन चीता जरूर है इंडिया में। इंडिया ने नाइजीरिया से चीता मंगाए हैं और 11 मार्च 2023 को 2 एशियाटिक चीता कूनो नेशनल पार्क या कूनो पालपुर नेशनल पार्क, कूनो क्लियर कर देता हूँ अच्छे से ही। अफ्रीकन चीता हमने मंगाए हैं कहाँ से? अफ्रीकन चीता मंगाए हैं नाइजीरिया से, जिनको 11 मार्च 2023, डेट याद रखना करंट में है इसलिए, 11 मार्च 2023 को 2 अफ्रीकन चीता हमने कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए हैं। कूनो नेशनल पार्क किधर है ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क है एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके अंदर 2 अफ्रीकन चीता अभी इंट्रोड्यूस किए हैं 11 मार्च को, जो इंपोर्ट किए गए थे नाइजीरिया से। कौन सा, किसके अंडर? चीता री इंट्रोडक्शन प्लान के अंदर। चीता री इंट्रोडक्शन प्लान था जो बहुत सालों से चल रहा था, उसके अंदर हमने चीता को इंट्रोड्यूस किया है भारत में, वो भी अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता नहीं। और एशियाटिक चीता इंडिया में ही नहीं है तो सुंदरबन डेल्टा में कहाँ से मिलेगा? अगला देखें, अगला है एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस आपको भारत में मिलेंगे लेकिन सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, वहीं पर आपको एशियाटिक लायंस मिलेंगे। एशियाटिक लायंस आपको मिलेंगे गिर नेशनल पार्क में, सुंदर नेशनल पार्क में नहीं। अगला देखें तो अगला है रॉयल बंगाल टाइगर। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा किधर है? बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में। और ये क्या लिखा है? रॉयल बंगाल टाइगर। तो और ये टाइगर ही है, चीता तो दिख नहीं रहा है, लायन भी नहीं दिख रहा है और पैंथर भी नहीं दिख रहा है ब्लैक। तो ये है, ये लायन है, सॉरी टाइगर है। तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर जो आपको मिलेंगे सुंदरबन डेल्टा के पास ही, सुंदरबन डेल्टा में। रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ सुंदरबन डेल्टा में ही मिलेंगे आपको। तो इसका आंसर है 3, रॉयल बंगाल टाइगर। अगर ब्लैक पैंथर की बात करने तो ब्लैक पैंथर इंडिया में मिलते हैं, लेकिन मिलते किधर है? ताडोबा नेशनल पार्क। ताडोबा नेशनल पार्क में है, जो है महाराष्ट्र में। आपको मिल जाएंगे पेंच नेशनल पार्क, पेंच है मध्य प्रदेश में। आपको मिल जाएंगे नागरहोल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका में। भद्रा टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका में। तो ये सब चीज़ आपको कर्नाटका वाले रीजन या फिर महाराष्ट्र वाले रीजन में मिल जाएंगे। ब्लैक पैंथर इंडिया में है, इंडिया में ब्लैक पैंथर भी है, टाइगर भी है, लायंस भी है। और अब है एशियाटिक चीता नहीं है लेकिन अफ्रीकन चीता जरूर है इंडिया में अब, क्योंकि अब इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं कूनो नेशनल पार्क के अंदर। अगला सवाल देखिए, अगर
अगला सवाल फिर से कल्चर से रिलेटेड है, कोई ना कोई डांस है। तो डांस, कल्चर, म्यूजिक, ये तो रट के रखो, याद रखो ही रखो। क्या पूछा है, और जो उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं जो उस डांस या म्यूजिक से रिलेटेड है, उनके नाम भी रखो, और उनके नाम रखो जो करंट में जरूर हैं। इनमें से कौन माना जाता है जो प्रोमिनेंट है मोहिनीअट्टम डांस की? मोहिनीअट्टम डांस कौन करते हैं इनमें से, और कौन फेमस पर्सनैलिटी है मोहिनीअट्टम डांस की? मोहिनीअट्टम, पहले तो मोहिनीअट्टम देख लो। मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्लासिकल डांस फॉर्म है कहाँ का? केरला का। केरला का, जो बेस्ड है कार्नेटिक म्यूजिक पे। कार्नेटिक म्यूजिक पे, केरला का कार्नेटिक म्यूजिक पे मोहिनीअट्टम। ठीक है, अब इनमें से अगर हम देखें कि कौन कौन क्या क्या है, तो माधवी मुडगल फेमस पर्सनैलिटी है ओडिसी डांस के लिए। ओडिसी जो ओडिशा में किया जाता है। शगुन भूटानी भी ओडिसी डांस के लिए फेमस है। मोहन राव कल्याणपुरकर ये है कथक के लिए फेमस, कथक के लिए। डॉक्टर कनक रेले, हम देख लीजिए तीनों तो है नहीं मोहिनीअट्टम से रिलेटेड, तो लास्ट जो है डॉक्टर कनक रेले वो हैं मोहिनीअट्टम से रिलेटेड। मोहिनीअट्टम से रिलेटेड जिनको पद्मश्री पद्म भूषण मिला है, और संगीत कर्नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। डॉक्टर कनक रेले, याद रखिएगा मोहिनीअट्टम से है। अगला सवाल देखते हैं। अगर फिर से क्लासिकल डांस फॉर्म, मतलब लग रहा है क्लासिकल डांस फॉर्म ही पूछे हैं एसएससी सीजीएल वालों ने। क्लासिकल डांस फॉर्म और सेंसस से ही सवाल पूछे हैं। अगर यही कर लो तो ही क्लियर हो जाता तो पेपर शायद। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स टू ऑन फेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर। अगर आप जानते हैं कि बहुत सारे कलर यूज किए जाते हैं इस डांस फॉर्म में, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा है। सब ये जो डांस फॉर्म है जिसके अंदर ज़्यादा कलर वलर किए जाते हैं वो है कथकली। कथकली, कथकली में बहुत सारे डांस कलर वलर यूज किए जाते हैं। डांस ड्रामा है कथकली। कहाँ का? केरला का। ओडिसी कहाँ कहा जाता है? ओडिशा में। भारतनाट्यम तमिलनाडु में क्लासिकल डांस फॉर्म। मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है। याद रखिएगा कि सिर्फ के भारत कथकली है जिसके अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा कलर यूज किया जाता है फेस पे, सिर्फ कथकली है। तो ये डांस फॉर्म से था। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि डांस फॉर्म कौन से क्लासिकल है, कौन से सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। अब इसमें से कौन से क्या हिंदुस्तानी म्यूजिक है, कौन से कार्नेटिक म्यूजिक, ये समझ में आ चुका होगा अब तक आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है करंट से रिलेटेड। करंट में ये था पिछले साल और बहुत सिंपल है। अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो आप अभी भी जवाब दे सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किसको अपॉइंट किया है, जो सॉरी कौन से नंबर पे है। अच्छा, डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनाया है, और वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इनमें से कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? डॉक्टर चीफ सीजेआई DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? ऊपर से देखते चलते हैं। अब तक 50 चीफ जस्टिस बन चुके हैं, तो सिंपल स्वीट है कि DY चंद्रचूड़ साहब 50वें नंबर के चीफ जस्टिस होंगे, जो 2022 में जिनको चुना गया, और 2024 तक ये CGI रहने वाले हैं, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब। और
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनके पिता थे CJI YV चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वो भी भारत के CJI थे, चीफ जस्टिस थे, और देश के सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले CJI थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1978 से 85 तक। 7 साल तक वो देश के चीफ जस्टिस बनकर रहे थे, सबसे लंबे वक्त तक, इनके जो पिता थे। तो आंसर है 50। अगर हम पीछे की भी देख लें, 50वें नंबर पर डॉक्टर चंद्रचूड़ है, 49th नंबर पर कौन थे? CJI UU ललित। 48th वाले कौन थे? 48th पर थे NV रमन्ना। 47th पर थे शरद अरविंद बोबडे, और 46 पे थे रंजन गोगोई। तो याद रखिए, 3-4 तो एटलीस्ट याद रखिए, जो टॉप के, जो अभी के नए बने हैं, कोई भी नई पोस्टिंग हुई हो, ट्रांसफ़र हुआ हो, किसी को अपॉइंट किया है, तो उनको जो भी पर्सनैलिटी हो उसको याद रखें। तो चंद्रचूड़ साहब 50वें नंबर पे हो, और जो अगले आएंगे 2024 में बनेंगे, ये तो पूरे साल रहने वाले हैं, अगले साल इनको चेंज किया जाएगा। जो 24 में बनेंगे वो 51st बनेंगे, 51वें CJI बनेंगे देश के। अगला सवाल है पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से। ये कहता है, सवाल है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज। एक एक करके सारा देख लेते हैं। इससे अच्छा मैं सारे के सारे पार्ट बता देता हूँ। 22 पार्ट हैं भारतीय संविधान में, 22 की 22 बता देता हूँ। उसमें से आप देख लीजिए, क्योंकि पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। पार्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स कभी कभी पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन पार्ट्स और शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 की तो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। पार्ट 2 की बात करें तो है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 4 की बात करें तो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A के अंदर। और सवाल क्या लिखा था, सवाल क्या पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A। कहाँ पर है? 3, पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज जो जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। इसको भी याद रखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी? 42nd 1976। पार्ट 5 कहता है यूनियन के बारे में, द यूनियन। अगर आर्टिकल्स बताएं तो आर्टिकल में है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, 151 तक। पार्ट 6 है स्टेट्स के बारे में, द स्टेट्स, जिसकी आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। पार्ट 6 हो गया। पार्ट 7 है ही नहीं, क्योंकि वो हटा रखा है, पार्ट 7 हटा रखा है, जिसका आर्टिकल 238 था, अब वो है ही नहीं संविधान में, उसको निकाल दिया है। पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 239 से 242 तक। पार्ट 9 है पंचायत के बारे में, पंचायत, आर्टिकल 243 से 243O तक, पंचायत 243 से 243O तक। पार्ट 9A है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में,
म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, जो आर्टिकल 243 से 243 ZG तक। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT तक। फिर है पार्ट 10 जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, जिसका आर्टिकल है 244 और आर्टिकल 244A। ये सवाल पूछा गया था कि ट्राइबल एरियाज का आर्टिकल कौन सा है, तो 244A। पार्ट 11 है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 244 तक हो चुका था, तो 245 से 263 तक। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 264 से 300A तक। आर्टिकल 300A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको निकाल दिया गया। किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको निकाल दिया फंडामेंटल राइट से, और इसको नया राइट बना दिया, नया आर्टिकल बना दिया 300A। पहले ये 1978 से पहले आर्टिकल 31 हुआ करता था, अब आर्टिकल 31 कोई नहीं है, आर्टिकल 300A है जो है राइट टू प्रॉपर्टी। उसके आगे है पार्ट 13 जिसके अंदर है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 301 से 307। पार्ट 14 है सर्विसेज, कहाँ से कहाँ तक? 308 से 323 तक। यूपीएससी, पीसीएस सब इसके अंदर आते हैं। पार्ट 14A जो है ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323A और 323B इंपॉर्टेंट है, जिसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ट्राइब्यूनल्स को। पार्ट 15 ट्राइब्यूनल्स के बाद है इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शंस और यूनियन के इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस। आर्टिकल 234 से 329 तक। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, जो है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। पार्ट 16 हो गया। पार्ट 17 है लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज, सेंटर की कौन सी लैंग्वेज होगी, स्टेट्स की कौन सी लैंग्वेज होगी, जो है आर्टिकल 343 से लेकर 351A तक। पार्ट 18 जो है इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए, कितने टाइप की इमरजेंसीज हैं, क्या करना होगा, आर्टिकल 352 से 360। पार्ट 19 जो है मिसलेनियस, बहुत सी अलग अलग बातें जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, वो यहाँ पे लिखी हुई है 361 से 367 तक। पार्ट 20 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को अमेंड कैसे करना है, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आर्टिकल पार्ट 21
टेम्परेरी प्रोविजंस हैं जिसके अंदर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 369 से 392 तक, और पार्ट 22 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी के बारे में लिखा हुआ है कि हिंदी में अनुवाद किया जाना जरूरी है। 393 से 395 तक ये है टोटल पार्ट्स आप भारतीय संविधान के। 22 पार्ट्स हैं, 22 को याद रखिए। 22 नहीं याद हो रहे, 22 में से 19 ज़्यादा जरूरी नहीं है, 21 ज़्यादा जरूरी नहीं है और 22 ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये 3 को आप छोड़ सकते हैं और आप याद कर रखने की कोशिश कीजिए, और जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उनको भी थोड़ा याद रखिए। तो इसका आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। पार्ट 10 किसका था? पार्ट 10 था शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का, आर्टिकल 244 244A। 12 क्या था पार्ट? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स 264 से 300A तक, राइट टू प्रॉपर्टी 300A। पार्ट 9B क्या है? 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243 ZH से ZT तक 243 में, जिसको जोड़ा गया था 95th अमेंडमेंट 2011 से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया था 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से, याद रखिएगा ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मीडिएवल से, पूछा है कि व्हेन डिड द मोगल रूलर चंगेज खान डाइड? चंगेज खान कब मरा था? पहले तो देख लेते पैदा कब हुआ था। चंगेज खान चंगेज खान जो था वो मंगोल एम्पायर खड़ा किया चंगेज खान ने। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर खड़ा किया था अभी तक हिस्ट्री का मंगोल एम्पायर चंगेज खान ने, जो पैदा हुआ था 1167 के आसपास और उनकी मृत्यु हो गई थी 1227 के आसपास। चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। तो सवाल का जवाब है 1217। सबसे बड़ा लैंड एम्पायर अब तक का हिस्ट्री का इसने खड़ा किया था मंगोल एम्पायर, जिसके अंदर पूरा सेंट्रल एशिया, सारा का सारा सेंट्रल एशिया, पूरा का पूरा चाइना है, इंडिया का कश्मीर वाला रीजन भी था, रशिया का पार्ट भी था, निचला सदर्न पार्ट पूरा था मंगोल के हाथ में, यूरोप का पार्ट भी था, सेंट्रल एशिया का पूरा, एशिया का लगभग आधे से ज़्यादा पार्ट था मंगोल्स के हाथ में। तो इसकी मृत्यु हुई थी 1227 के पास। बहुत बार पूछा जाता है, जैसे पिछले सवाल में पूछ लिया था महमूद और गजनवी का कंटेम्प्रेरी कौन था, तो वैसे ही चंगेज खान का भी पूछा जा सकता है कंटेम्प्रेरी कौन था, उसके समय पे कौन सा राजा था। तो इसके कंटेम्प्रेरी में दिल्ली सल्तनत काम कर रही थी। दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे वो थे, दिल्ली सल्तनत थी इस टाइम पर 1206 से दिल्ली सल्तनत 1526 तक थी। तो सबसे पहली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के अंदर डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी, जिसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और माना जाता है कि चंगेज खान के जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे इल्तुतमिश, जो रूलर थे करीबन 1211 के आसपास, 11-12 के आसपास रूलर हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कंटेम्प्रेरी थे, और स्लेव डायनेस्टी के इससे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे पहले थे आलम शाह जो सिर्फ 1 साल के लिए थे, 1211 में थे सिर्फ। उससे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1211 तक थे। तो अगर कंटेम्प्रेरी पूछा जाए तो कंटेम्प्रेरी थे इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के।
अगला सवाल देख लेते हैं। तो सवाल का जवाब क्या है? 1227। अगला सवाल है मीडिएवल से, पूछा है मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ हॉली कुरान टू इंडियन टेरिटरी इन विच सेंचुरी? किस शताब्दी के अंदर कुरान को पहली बार जो माइग्रेंट्स और ट्रेडर्स थे वो लेकर आए थे भारत में? भारत में जो कुरान, होली कुरान लेकर आई गई थी, होली कुरान जो लेकर आई गई थी भारत के अंदर, वो लाए थे जो ट्रेडर्स थे, मुस्लिम ट्रेडर्स, इस्लामिक ट्रेडर्स, और जो इमिग्रेंट्स थे जो यहाँ पे आके बसे थे, वो लेकर आए थे 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में। सबसे पहले केरला में आए थे और केरला में ही सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी 629 के अंदर। क्या नाम था उसका? चेरामन जुमा मस्जिद, जो आज भी है केरला के अंदर। चेरामन जुमा मस्जिद बनाई गई थी, पहली मस्जिद देश की, जो 629 मतलब 7वीं शताब्दी में ही बनाई गई थी, 7th सेंचुरी में ही बनाई गई थी। और उसी टाइम पे कुरान लाया गया था भारत के अंदर 7th सेंचुरी के अंदर। अगला सवाल देख लेते हैं।